हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मिशन 2025 की पहली सोशल साइंस की क्लास में, जिसमें हम सोशल साइंस का सब्जेक्ट सिविक्स को आज हम कवर करेंगे। इसमें जो आप पहला चैप्टर देखते हैं पावर शेयरिंग, आपने शुरुआत में हो सकता है स्कूल वगैरह में पढ़ लिया होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आती है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू पूरी कोशिश करूंगा आपको कि ये बातें समझ आए, और इसके बाद हम इस चैप्टर को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो कुछ PY क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले एग्जाम में आए थे, उनको भी देखेंगे और पूरे तरीके से एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और कुछ भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम वगैरह में तो सब कुछ इसी से जुड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पावर शेयरिंग क्या होती है। देखिए, जो चैप्टर का नाम है आपका वो क्या है, पावर शेयरिंग, है ना। तो पावर शेयरिंग में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है कि पावर को क्या करना है, हमें अलग अलग हिस्सों में बांट देना है। और अलग अलग हिस्सों में हमें क्यों बांटना है, अलग अलग हिस्सों में हमें इसलिए बांटना है ताकि सबको ऐसा लगे कि सबके पास कुछ ना कुछ क्या है, अधिकार है, कुछ पावर है। ऐसा ना लगे किसी को कि कोई एक बंदा ही सब कुछ रूल कर रहा है। अगर ऐसा करता है तो लोगों के मन में ऐसा आता है ना कि भाई वो राजा बन रखा है और हम तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए क्या किया जाता है, बहुत सारे देशों में पावर को शेयर किया जाता है। जैसे कि समझिए एग्जाम्पल के रूप में आपका जो स्कूल है, उस स्कूल में भी हमने क्या कर रखा है, जो प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, मॉनिटर होते हैं, टीचर होते हैं, इन सबको आपने क्या कर रखा है, अलग अलग थोड़े से काम दे रखे हैं, कुछ पावर्स दे रखी है ताकि वो जो संस्थान है, फिर जो स्कूल है, वो ठीक तरीके से चल पाए। इसी तरीके से देश को चलाने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है, हमें पावर शेयरिंग की जरूरत पड़ती है। अब यही देखना है कि जो दो देश थे, एक तो था आपका बेल्जियम और एक था आपका श्रीलंका। इन दोनों ही देशों में पावर को जो शेयर करने का तरीका था वो काफी ज्यादा अलग था कि उन्होंने जो सत्ता लोगों को बांटी, जो पावर्स लोगों को बांटी है, फिर जो सरकार के ऑर्गन्स को बांटी ना, दोनों का काफी ज्यादा अलग था। तो उनको लेकर के किस देश में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और किस देश में शांति बनी रही, पीस बनी रही, वो जानना है। तो पावर शेयरिंग का अर्थ तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हमारी केस स्टडी है वो है हमारी बेल्जियम। देखिए, जो बेल्जियम आप देश देखते हैं वो पड़ता है आपका फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड के एकदम ठीक छोटा सा देश है ये। इसमें तो आपको काफी बड़ा दिखाई दे रहा होगा, बट रियल में जब आप मैप देखेंगे ना तो ये बहुत ही छोटा सा देश है जिसका नाम है बेल्जियम। और इस बेल्जियम देश की जो राजधानी है वो है ब्रसेल्स। ठीक है, अब देखो बेल्जियम जो देश आप देखते हो ना, इसमें 3 लिंग्विस्टिक ग्रुप रहते हैं। एक का नाम है डच, एक है आपका फ्रेंच और एक है आपका जर्मन। तो डच, फ्रेंच और जर्मन, डच इधर के हो गए, जर्मन इधर के हो गए और फ्रांस के हो गए फ्रेंच। और इन्हीं तीनों के जो ग्रुप्स हैं वो तीनों कहाँ रहते हैं, इस बेल्जियम में रहते हैं। इस बेल्जियम में जो रहते हैं इन्हीं के बीच में हमें क्या करना है भाई, पावर को शेयर करना है। पावर शेयर इसलिए करना है कि इन देश के जो लोग हैं, ये डच, फ्रेंच और जर्मन, इनको ऐसा ना लगे कि जो ज्यादा मात्रा में है वो देश को चला रहे हैं और हमें रिसोर्सेस नहीं मिल रहे हैं, जॉब्स नहीं मिल रही है, और जो भी शिक्षा वगैरह है वो हमें अगर नहीं मिल रहा है। तो इस चीज को टैकल करने के लिए, इस चीज से बचने के लिए बेल्जियम की सरकार ने क्या किया, डच को, फ्रेंच को और जर्मन तीनों को ही कुछ ना कुछ पावर्स दी। अब चलो देखते हैं इसको जो पावर देगी वो किस आधार पर देगी। सबसे पहले हम समझेंगे इसका पूरा का पूरा जो लिंग्विस्टिक है आपका ये देश, इसमें किस किस तरीके से ये देश जो है बटा हुआ है। जो सबसे ज्यादा पहले समझ लेते हैं कि इस देश में रहते कितने लोग हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बोलता हूं कि यहां पर रहते हैं केवल और केवल 100 लोग। कितने रहते हैं, 100। इस 100 में जो सबसे ज्यादा हैं वो हैं 59, यानी कि 59% जो लोग हैं वो कौन से हैं आपके, वो डच लोग हैं। 100 में से कितने हो गए, जो डच हो गए आपके वो 59 हो गए। अब जो दूसरे हैं आपके वो कौन से भाई, आपके फ्रेंच। जो फ्रेंच हैं वो हो गए आपके भाई 40। तो 50 और 59 40 हो गए आपके कितने, 99। अब कितने रह गए, एक लोग और रहेगा कोई, तो एक जो है वो कौन है, हमारे जर्मन। तो जो ये बेल्जियम है आपका, इस बेल्जियम में 100 लोग थे, 100 में से 59 जो लोग हैं वो कौन है, डच हैं, जो 40 लोग हैं वो फ्रेंच हैं, और जो एक व्यक्ति है कोई वो कौन सा है आपका, जर्मनी का है, फिर जो जर्मन है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आती है कि हमने डच में बांट दिया, फ्रेंच में बांट दिया और जर्मन में बांट दिया। भले ही यहां पर डच ज्यादा है पूरे के पूरे देश में, लेकिन इसकी दिक्कत क्या है ना कि जो ये राजधानी आप देखते हो, इस राजधानी में क्या है, थोड़ी सी दिक्कत है। पूरे देश में डच ज्यादा हैं, लेकिन राजधानी में जितने भी लोग रहते हैं वहां पर डच कम हो जाते हैं। वहां पर क्या हो जाते हैं, वहां पर डच कम हो जाते हैं और फ्रेंच ज्यादा हैं। तो वहां की सरकार का जो गठन होता है वहां पर फ्रेंच का बोलबाला ज्यादा है, डच का कम है। लेकिन पूरे देश को जब आप देखते हो तो डच का बोलबाला ज्यादा है और फ्रेंच का कम है।
तो इस चीज को समझने के लिए सरकार ने क्या किया, इन तीनों को ही थोड़ी थोड़ी सी पावर दे दी, तीनों को ही, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि भाई हमें पूछा ही नहीं गया। अगर जैसे मान लीजिए आप ही का अगर ये देश होता बेल्जियम, तो आप मेजरली क्या देखते कि भाई डच वाले 59 है और फ्रेंच वाले 40 है, तो आधी आधी पावर मैं इनको दे देता हूं। लेकिन आप खुद सोचिए कि यहां पर जर्मन भी तो हैं, 1% जर्मन है, लेकिन उनका भी तो ध्यान रखना है। तो सरकार ने क्या किया, तीनों को ही लेकर के वहां पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया। पावर डिस्ट्रीब्यूट इसलिए करना जरूरी था क्योंकि जो वहां पर लोग थे उनके बीच का अंतर बढ़ता जा रहा था। जो ज्यादा थे वो मान लीजिए इकोनॉमिकली काफी ज्यादा रिच हो गए, उनके पास ज्यादा संसाधन आ गए, और जो कम है उनके पास चीजें कम आ रही हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, देश में थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए मानिए कि जो आपका भारत देश आप देखते हैं, क्या देखते हैं, भारत। इस भारत देश में अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए एक हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, जैन हो गए, सिख हो गए। अब ये सब अलग अलग मात्रा में रहते हैं, हिंदू सबसे ज्यादा हैं, मुस्लिम्स हैं, फिर जैन है, फिर सिख है, फिर बुद्धिस्ट भी हैं। अब मान लीजिए मैं सारी की सारी पावर हिंदुओं को दे दूं तो ये लोग विद्रोह नहीं करेंगे क्या, बिल्कुल विद्रोह करेंगे। तो वही बात समझनी है कहां को लेकर के, बेल्जियम को लेकर के, कि बेल्जियम में जो ये तीन लोग हैं, डच हो गए, फ्रेंच हो गए, जर्मन हो गए, इन तीनों को ही पावर दी जानी जरूरी है। तो सरकार ने क्या किया कि तीन टाइप की गवर्नमेंट बनाई, एक बनाई भाई आपकी फेडरल, एक बनाई रीजनल और एक बनाई कम्युनिटी। देखिए फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जो पूरे के पूरे बेल्जियम पर एक तरीके से कंट्रोल रखे। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो भारत है आपका, भारत में जो प्रधानमंत्री हैं वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ओके। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं कहीं के, वो कहां के होते हैं, वो किसी एक राज्य के होते हैं। और इसी के अंडर में एक और ग्रुप होता है जिसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो अलग अलग छोटे छोटे जो क्षेत्र होते हैं ना, उसमें थोड़ी सी पावर दे देती है किसी भी ग्रुप के लोगों को। तो इस तरीके से समझिए कि उस पूरे देश में एक फेडरल गवर्नमेंट बनाई गई, एक रीजनल बनाई गई और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, और इन तीन तरीकों से उन्होंने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब देखो हुआ क्या, जो आप ये देश देखते हो, मान लो ये बेल्जियम है ना, ये क्या है आपका, ये बेल्जियम। इस पूरे बेल्जियम में जो फेडरल गवर्नमेंट काम करेगी, इसमें क्या कर दिया भाई कि जो डच होंगे और जो फ्रेंच होंगे, इनको आधे आधी मिनिस्ट्री दे दी। यानी कि मान लो 20 लोग मिलकर के पूरे बेल्जियम को चलाने वाले थे, तो 20 में से क्या किया, डच को बोल देंगे 10 मिनिस्टर तुम्हारे रहेंगे और 10 मिनिस्टर किसके रहेंगे, फ्रेंच के रहेंगे। तो पूरे देश को चलाने के लिए डच और फ्रेंच, ठीक है भाई। दूसरा क्या किया इन्होंने, रीजनल गवर्नमेंट बना दी। रीजनल का मतलब जो इनके भीतर के क्षेत्र है ना उनको, उसमें क्या किया कि जो आपका फ्लेमिश वाला रीजन है, देखिए यहां पर ये कुछ रीजन थे, सॉरी हाँ, इसमें कुछ रीजन्स थे आपके, जैसे कि पीला वाला जो आप देखते हो ये फ्लेमिश रीजन है, ठीक है। और जो आप ये नीचे वाला रेड वाला देखते हो, ये कौन सा आपका वलून वाला है। जो फ्लेमिश वाला रीजन है ना, यहाँ पर डच लोग बोलते हैं, और जो फ्लेमिश वाला है यहाँ क्या बोलते हैं, सॉरी फ्लेमिश वाले में डच बोलते हैं, और जो आप ये देखते हैं वलून वाला, इसमें फ्रेंच बोलते हैं। एफ से कंफ्यूज मत होना कि भाई फ्लेमिश है तो वो फ्रेंच बोलेंगे, ऐसा नहीं है। तो फ्लेमिश जो है एक तरीके से, जो फ्लेमिश वाला रीजन आप देखते हैं वहां पर डच भाषा बोलते हैं, और जो वलून वाला इलाका है आपका, वहां पर क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ठीक है। इसको लेकर के इन्होंने क्या किया कि जो आपका फ्लेमिश वाला रीजन आप देखते हो, कौन सा वाला, फ्लेमिश वाला, यहां पर कौन से रहते हैं, यहां पर डच लोग रहते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एफ है ना, तो एफ से तो फ्रेंच होता है, लेकिन हमें इसका ऑपोजिट याद करना है। तो ऑपोजिट कैसे याद रहेगा, एफ से, ध्यान रखना एफ से फ्रेंच है, लेकिन हमें वो ना छोड़ करके फ्लेमिश का मतलब हमें डच समझना है। यानी कि फ्लेमिश वाला जो रीजन है, यहां पर पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट दे दी वो किसको दे दी, डच को दे दी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं फ्लेमिश वाले रीजन में वो डच भाषी लोग रहते हैं। जो आपका वलूनिया वाला रीजन है, यहां पर कौन सी भाषी लोग रहते हैं, फ्रेंच बोलने वाले। तो वहां की पूरी जो गवर्नमेंट है वो किसके अंडर में दे दी भाई, फ्रेंच लोगों के अंडर में। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो वहां की राजधानी है, उस राजधानी में फ्रेंच ज्यादा है, डच कम है, फ्रेंच ज्यादा है, डच कम है। तो इसका भी सॉल्यूशन क्या किया भाई इन्होंने कि डच को भी 50% दे दिया और फ्रेंच को भी 50% दे दिया। ये जो 50% 100% आप देख रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट है एक तरीके से। मान लीजिए 20 मिनिस्टर्स पूरे देश को चलाते हैं, तो 10 डच वाले होंगे और 10 कौन से होंगे, फ्रेंच वाले होंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो फ्लेमिश वाला राज्य है, इसमें सारी की सारी पावर किसको दी, डच को। क्यों, क्योंकि फ्लेमिश में सबसे ज्यादा लोग कौन रहते हैं, डच रहते हैं। वलून वाले में सबसे ज्यादा कौन रहते हैं, फ्रेंच रहते हैं, तो फ्रेंच वालों को दे दी भाई कि फ्रेंच वाले तुम चलाओ। राजधानी की बात है तो राजधानी में भाई ज्यादा जो है 80% वो कौन है, वो फ्रेंच है, 20% कौन है, वो डच है। लेकिन वहां पे ही बोल दिया भाई कि यहां पे भी आधे आधे मिनिस्टर होंगे। अब एक बात बताओ, यहां पर आपने दो ही भाषा देखा, एक तो फ्रेंच देखा और एक कौन सा, डच।
केवल अभी सत्ता इन्हीं दोनों में बांटी है, लेकिन मैंने 1% लोगों की भी तो बात करी थी। वो कौन थे? वो जर्मन्स थे, है ना। तो जर्मन्स के लिए क्या किया, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब होता है जो आपके समुदाय की सरकार होती है। समुदाय, समुदाय एक अलग शब्द है एक तरीके से। समुदाय जैसे कि मान लो एक डच समुदाय होता है, एक फ्रेंच समुदाय होता है और एक जर्मन समुदाय होता है। तो तीनों को ही लेकर के एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी भाई कि आपके जो समुदाय के लोग हैं वो मिल करके अपने अपनी एक तरीके से जो भी आपके समुदाय की जो चीजें हैं उस पर जो नियम बनाने का अधिकार होगा वो आपकी कम्युनिटी तय करेगी। इसके अलावा एक पावर और दे दी भाई ऑटोनॉमी की। ऑटोनॉमी में क्या कर दिया भाई कि डच, फ्रेंच और जर्मन इन तीनों को ही संपूर्ण आजादी दे दी भाई, अपने कल्चर को लेकर के, अपने एजुकेशन को लेकर के, अपने लिंग्विस्टिक मैटर को लेकर के। ये बहुत बड़ी बात है इस देश के लिए। आप सोचो कि बेल्जियम ने तीनों ही ग्रुप को ऑटोनॉमी दे दी। किस किस रूप में? कल्चरल में, यानी कि आपकी जो संस्कृति है उसके ऊपर हम सरकार कोई फैसला नहीं करेगी, उसके ऊपर पूरी सरकार जो फैसला करेगी वो आपकी कम्युनिटी करेगी। यानी कि जर्मन वाले अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो भी चाहें वो कर सकते हैं, फ्रेंच वाले भी और डच वाले भी। तो इस तरीके से क्या किया भाई, बेल्जियम ने अपना पूरा जो पावर शेयरिंग था एक तरीके से वो पावर शेयर किया लोगों के बीच में। और आप खुद सोचिए कि कितने बेहतरीन तरीके से यहां पर पावर को शेयर किया गया है कि नहीं। अगर आप मान लो भारत को देखो तो भारत में ऐसा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, हालांकि भारत के संविधान ने ऐसी चीजें कर रखी हैं, लेकिन बेल्जियम का मॉडल सबसे ज्यादा बढ़िया बताया जाता है इस मैटर में कि भले ही यहां पर 1% लोग जर्मन ही क्यों ना हो, 1% लोग जर्मन ही क्यों ना हो, उनको भी मतलब एक तरीके से सरकार में हिस्सा बना के रखा गया है। और इस तरीके से बेल्जियम की जो दुविधा थी, आपकी क्या दुविधा थी भाई, कि जो संसाधन हैं, जो जॉब्स हैं, वो किसी एक ग्रुप को ना मिलकर के भाई सभी को मिले, सरकार में सबका रिप्रेजेंटेशन हो, इसीलिए ये वाला मॉडल अपनाया गया। इस मॉडल का एक नाम है, वो नाम आप हमेशा ध्यान रखें, उस मॉडल को कहते हैं भाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं भाई? इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। और इस तरीके से बेल्जियम देश ने भाई अपने देश में पीस को और यूनिटी को क्या रखा, काफी ज्यादा मेंटेन रखा। तो आप खुद सोचो कि इन तीनों ग्रुप को जब उसने इतनी सारी पावर दे दी तो क्या वो कोई विद्रोह करेंगे? क्या वो देश से निकलेंगे? बिल्कुल नहीं निकलेंगे। किसी भी देश में जब लोग विद्रोह करते हैं कि भाई हमें आपके देश में नहीं रहना है, हमें अलग जाना है, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि भाई उनको ये सब चीजें नहीं मिलती हैं। और इसी चीज को सबसे बढ़िया तरीके से भाई किसने संभाला? बेल्जियम ने संभाला, ठीक है। चलो, तो बेल्जियम वाला पूरा मॉडल आपको समझ आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। और अब चलते हैं श्रीलंका वाले मैटर पे। अब श्रीलंका वाला पूरा का पूरा इसका ऑपोजिट है। देखो क्या हुआ इस वाले में। देखो जो श्रीलंका वाला मैटर है, श्रीलंका जो आपका आजाद हुआ था वो भारत से ठीक 1 साल बाद आजाद हुआ था, यानी कि 1948 में। ये वर्ड याद रखना, 1948 1 मार्क का क्वेश्चन है जो कि आना ही आना तय माना जाता है। 1 मार्क का क्वेश्चन 1948 श्रीलंका की इंडिपेंडेंस डे माना जाता है, ठीक है भाई। इंडिपेंडेंस डे नहीं, इंडिपेंडेंस ईयर, ओके। तो देखो आप इंडिया को यहां देखते हो, बिल्कुल देखते होगे, ठीक है। श्रीलंका ठीक इसके नीचे है, हमारा पड़ोसी देश है आपका ये। अब जब आप इंडिया को देखते हो ना तो यहां पर ना बहुत सारे लोग कौन से हैं, यहां पर तमिलनाडु एक स्टेट है, आपने देखा होगा तमिलनाडु। यहीं के बहुत सारे जो लोग थे, जब अंग्रेजों का शासन इस पर भी था और इस पर भी था, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ के बहुत सारे तमिलियंस को ना वो यहाँ लेकर के गए थे, और तमिलियंस वो फिर इस हिस्से में बस गए। जो आपका ये तटीय इलाका है ना ये वाला, इस इलाके में तमिल्स बस गए। बहुत लंबे समय से वहां पर वो काम कर रहे थे चाय के बागानों में, और यहां पर वो बस गए। इसी को लेकर के दिक्कत स्टार्ट होती है। दिक्कत क्या स्टार्ट होती है कि जो आप ये देखते हो श्रीलंका, इस श्रीलंका में 2 जातीय समूह रहते हैं। एक बात और ध्यान रखें, जातीय समूह और धार्मिक समूह दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो श्रीलंका को लेकर के अगर आपसे जातीय पूछे तो आपको एक तो सिंहली बताना है और एक आपको तमिल्स बताना है, क्योंकि यहां पर 2 जातियां रहती हैं मेजर रूप में। एक तो जिसको बोलते हैं सिंहाला या फिर सिंहली, और एक रहता है आपका, कहां गया वो, यहां लिखा नहीं है शायद से, हाँ, तो एक है आपके तमिल। ये 2 जातियां यहां पर रहती हैं। और मान लो रिलीजन पूछ ले कि श्रीलंका का आप रिलीजन समूह बताओ, तो एक रहते हैं बुद्धिस्ट और एक रहते हैं तमिल हिंदू, या फिर हिंदू भी आप कह सकते हो। तो धार्मिक वाला पूछे तो बुद्धिज्म और क्या बोला मैंने आपको, हिंदू वाला बताओगे। अगर जाति वाला पूछे तो आप सिंहाला या फिर सिंहली बोल सकते हो और तमिल बोल सकते हो। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि श्रीलंका को लेकर के जब सवाल पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन पढ़ना सही से कि क्या पूछ रहा है। खैर चलो, देखो यहां पर हुआ क्या। श्रीलंका में मैंने क्या बताया, श्रीलंका मैंने बताया भाई इस पूरे श्रीलंका में सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं वो कौन से लोग रहते हैं, सिंहाला लोग रहते हैं। कितने? सिंहाला लोग रहते हैं। कम मात्रा में कौन है, तमिलियंस हैं।
तो सिंघाला लोगों का कहना है भाई कि ये जो देश है ना वो हमारा है, और जब ये हमारा देश है तो हम किसी और के साथ हम कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, और इसी को कहा जाता है मेजोरिटेरियन। क्या कहा जाता है भाई? मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, बहुसंख्यकवाद भी आप समझ सकते हैं। इसका साफ साफ अर्थ ये होता है भाई कि जो ज्यादा मात्रा में है केवल उसी की चलेगी। बेल्जियम में क्या देखा? बेल्जियम में भले ही ज्यादा मात्रा में हो चाहे कोई कम मात्रा में हो, लेकिन इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यहां पर क्या चल रहा है? मेजोरिटेरियनिज्म। तो मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है भाई कि जब कोई ज्यादा मात्रा में एक तरीके से, तो वो अगर अपनी ही चलाता है तो उसको कहा जाता है। तो श्रीलंका ने यही तरीका अपनाया कि भाई हम ज्यादा मात्रा में हमारी चलेगी, और इसी के लेकर के क्या हुआ, यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर सिविल अनरेस्ट, यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर संघर्ष वगैरह हुआ श्रीलंका में। चलिए जानते हैं कौन कौन सी दिक्कतें थी। देखिए श्रीलंका को अगर देखें, बैकग्राउंड इसका मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि क्या बैकग्राउंड है भाई इसका, कि जो सिंघली हैं वो मेजोरिटी में हैं जो कि 74% हैं, और जो आपके माइनॉरिटीज में हैं वो कौन है? तमिलियंस हैं, जो कि इंडियंस तमिलियंस एक तरीके से। वो ब्रिटिश के टाइम पर आए थे, 48 के बाद वो वहीं पर बस गए और आए नहीं, और वो है 18%। ठीक है, दोनों देशों की अगर हम रिलीजन उसकी बात करें, लैंग्वेज की और रिलीजन की, तो जो सिंघली हैं वो ज्यादा फॉलो किसको करते हैं? बुद्धिज्म को। और जो तमिल्स हैं एक तरीके से वो कौन है भाई? हिंदूज हैं। तो देखो यहाँ पे आ गया ना ये रिलीजन। तो रिलीजन में बताना है कि सिंघली कौन से धर्म को मानते हैं? बुद्धिज्म को मानते हैं। जो तमिल हैं वो किसको मानते हैं? हिंदुइज्म को मानते हैं, फिर हिंदू को मानते हैं। अब हुआ क्या कि जब मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी अपनाई किसने? सिंघलियों ने, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि ये पूरा का पूरा देश किसका है? सिंघलियों का है। कौन चलाएगा भाई? सिंघली ही चलाएंगे। अब जब सिंघली ही चलाएंगे तो उन्होंने एक पॉलिसी लेकर के आई जिसको बोला गया सिंघाला एक्ट 1956। सिंघाला एक्ट 1956 अपने देश में एक नियम लेकर के आए। अब इस नियम में 2-3 बातें तय कर दी। पहला क्या कर दिया कि सिंघली कौन सी भाषा बोलते हैं? सिंघाला बोलते हैं, तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कर दी भाई सिंघाला। कौन सी कर दी? सिंघाला। इसको समझने का तरीका क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि मान लो जैसे आप भारत में रहते हो ना, तो इस भारत में क्या होता है कि जब आप कोई सरकारी फॉर्म लेते हो ना, तो वहां पर देखना 2 भाषाएं मिलेंगी आपको, एक तो हिंदी मिलेगी और एक इंग्लिश मिलेंगी। दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप मान लो साउथ के किसी स्टेट में रहते हो तो वहां पर भी हिंदी, इंग्लिश, और वहां की जो सरकार ने किसी भाषा को तय कर रखा हो कि हम ये भी भाषा दिखाएंगे तो वो उसमें भाषा दिखा देगा। तो 3 भाषा आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। ऑफिशियल की वजह से क्या होता है ना कि यहां पर जो आपको फॉर्म मिलेंगे उसमें कौन सी भाषा मिलेगी? केवल सिंघली भाषा मिलेगी। तो तमिलों को यहाँ पर दरकिनार किया गया एक तरीके से। तो ज्यादा जो प्रायोरिटी दी गई किस भाषा को दी गई भाई? सिंघलियों को दी गई, सिंघली भाषा को दी गई। दूसरा क्या कर दिया कि जो इनका जो धर्म था, कौन सा वाला? बुद्धिज्म, इसको भी इन्होंने आगे बढ़ाया कि भाई हम बुद्धिज्म को ही फॉलो करेंगे। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो तमिल से वो दरकिनार हो गए, यानी कि सब कुछ ऑफिशियल हो रहा है किसके फेवर में? सिंघलियों के फेवर में। और किसके अगेंस्ट में हो रहा है? तमिलों के अगेंस्ट में हो रहा है। अब तमिलों के अगेंस्ट में जब ये सब चीजें होने लगी तो क्या हुआ भाई कि तमिलों को फेस करना पड़ा कि भाई आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी, और आपको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिलेगा, यानी कि सरकार में आपको हिस्सा भी नहीं मिलेगा। एक तो हम आपको जॉब नहीं देंगे, ठीक है, एक आपको एजुकेशन में जो भी संस्थान वगैरह होते हैं, कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, उसमें आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि सत्ता में आपको कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। ये सब चीजें तय कर दी गई। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर 18% में है तमिल्स, वहां पर तो 1% में थे ना जर्मन, वहां पर सोचो कितना उनको सोचा गया। यहाँ पर 18% तमिल्स हैं। इसको लेकर के इन लोगों ने कितना गलत किया। अब जब ये सब चीजें करी किसने? सिंघली ने जब ये सब चीजें करी तो तमिलों की तरफ से क्या हुआ, एक ग्रुप बना जिसका नाम बना लिट्टे, LTTE। हमेशा ध्यान रखे LTTE, लिट्टे बोल रहा हूं बट LTTE है, लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम। लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम, ये एक ग्रुप बना आपका जो कि 1983 में बना। इसकी डिमांड क्या थी भाई कि हमें इक्वल राइट्स मिले, रीजनल ऑटोनॉमी मिले, और जो भी तमिल है, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज एक तरीके से बना दिया जाए। जैसे कि भाई आपने सिंघाला को बनाया वैसे ही भाई हमें भी बनाओ। इसको लेकर के तमिल्स ने डिमांड करी, बाद में उनकी बात सुनी नहीं, तो एक लिट्टे ग्रुप बन गया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। तमिल इलम का मतलब होता है एक तमिल राष्ट्र की मांग कर दी भाई कि भाई जहां पर हम रहते हैं उसको एक अलग देश घोषित कर दो। जब आप हमें संभाल ही नहीं सकते, जब आप हमें अधिकार नहीं दे सकते, जॉब्स नहीं दे सकते, एजुकेशन नहीं दे सकते, तो हम क्यों रहेंगे? हमें एक अलग देश दे दो, हम अपना वहां पे सरकार को चला लेंगे। ये बात कर दी भाई यहाँ पे स्टार्ट। 83 में जब ये बन गया भाई, तो लिट्टे का हेड हुआ करता था, उसका नाम था प्रभाकरण। छोटा सा कद था उसका, लेकिन काफी बढ़िया बातें करता था वो बंदा, प्रभाकरण जिसका नाम है।
और प्रभाकरण ने अपना जब ये ग्रुप बनाया लिट्टे, तो इसमें बहुत सारे बच्चों को भी शामिल किया। और आप ये समझिए कि ये एक ऐसा समूह बना, आने वाले टाइम में तो ये आतंकवादी समूह बन गया। और ये एक ऐसा आतंकवादी समूह बना भाई जिसके पास खुद का एयरक्राफ्ट होता था। मतलब आतंकवादी समूह के पास एयरक्राफ्ट होना, नेवी की सेना होना बहुत बड़ी बात होती थी, वो भी इस टाइम में 1983 के बाद। मतलब ऐसा आपने कोई आतंकवादी समूह नहीं देखा होगा जिसके पास खुद के जहाज हो, खुद की नेवी की सेना हो। तो ये आतंकवादी समूह कहलाया श्रीलंका में। और इसी को लेकर के जब इसने अपनी डिमांड सरकार के सामने रखी, पहले तो नॉर्मल आंदोलन के रूप में रखी थी, लेकिन सरकार ने मानी नहीं। फिर ये लोग आगे भाई कि अब तो हम करेंगे भाई सिविल वॉर। क्या करेंगे भाई? सिविल वॉर करेंगे। सिविल वॉर हो जाती है स्टार्ट। सिविल वॉर का मतलब समझना है जब देश के भीतर ही सत्ता पाने के लिए जो वॉर हो उसको बोला जाता है सिविल वॉर। इसको हिंदी में कहते हैं गृह युद्ध, क्योंकि ये जो वॉर हो रही है वो कहां हो रही है? देश के भीतर हो रही है, तो इसको बोलेंगे ग्रह, ग्रह नहीं घर, गृह युद्ध। गृह युद्ध की स्थिति आ जाती है, एक तरफ लिट्टे है, एक तरफ श्रीलंका की गवर्नमेंट है, और इसी को लेकर के कम से कम 26 साल वॉर चलती है। आप ये समझो। सिंगलियों का कहना है भाई हम तमिल्स को कुछ नहीं देंगे, तमिल्स का कहना है भाई कि हम सब कुछ लेके रहेंगे, है ना। और तमिल्स ने भाई जो भी हथकंडे अपनाए, आतंकवादी समूह मैंने कह चुका हूं, तो इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर कत्लेआम मचाया। बहुत सारे नेता को तो बहुत मारा, मतलब इन लोगों ने, मतलब कुछ की तो मतलब राष्ट्रपति तक के इसमें हत्या वगैरह कर दी तमिलसियंस ने। और कम से कम 26 साल तक वॉर चली। बाद में क्या होता है 2009 में क्या होता है कि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट होती है बहुत बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाती है, और उस ऑपरेशन में क्या करती है, प्रभाकरण को मार गिराती है। और फाइनली जो लिट्टे का समर्थक था, जो लिट्टे का हेड था, वो जब मारा गया तो ये सिविल वॉर एंड हो गई। लेकिन फिर सरकार ने थोड़ी बहुत रियायतें दी, किसको? तमिलियंस को, कि भाई ऐसा फिर से कुछ ऐसा कोई ग्रुप वगैरह ना बन जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए थे ना भाई, 26 साल का जो पीरियड था। फिर जब ये सब चीजें हुई तो यहाँ पर जो सिविल वॉर की स्थिति थी वो खत्म हुई 26 साल बाद। और इस तरीके से ये आपका श्रीलंका की कहानी। ठीक है भाई, तो श्रीलंका की कहानी आपको समझ आएगी, बेल्जियम की कहानी समझ आएगी। दोनों में आपको क्या चीज समझ में आई कि वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुआ, यहाँ पर मेजोरिटेरियनिज्म हुआ, तो क्या हुआ, यहाँ पर संघर्ष बढ़ गया। और वहां पे संघर्ष बढ़ा क्या? नहीं, वहां पर क्या बढ़ा? शांति। और आप देखो वो एक यूरोप का देश है, और ये कहाँ का देश है भाई? ये देश है आपका साउथ इंडिया का एक देश है। और ये कितना, हालांकि श्रीलंका वैसे इन सब चीजों के बावजूद भी अपनी डेवलपमेंट में ये बहुत ज्यादा आगे था, ये पीछे नहीं हुआ कि भले यहाँ पर विद्रोह चल रहा हो, संघर्ष चल रहा हो तो हम पीछे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं था। श्रीलंका ने मतलब खूब तरक्की करी थी। और ये समझो आप कि इसने तो इंडिया तक को पीछे छोड़ दिया था, आर्थिक विकास के रूप में, जीडीपी के रूप में इंडिया तक को पीछे छोड़ा था श्रीलंका ने एक समय को। खैर, तो ये थी आपकी श्रीलंका की कहानी। आशा करता हूं समझ आ गई होगी आपको ये भी। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की। देखिए फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हमें पढ़नी है तीन ग्रुप में पढ़ लेते हैं। एक तो आपका है हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल, और एक आपका सोशल ग्रुप। देखिए हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल में हम क्या करते हैं कि जो भी आपकी गवर्नमेंट होती है ना, उसमें अलग अलग हम ब्रांच बना देते हैं। जैसे कि मान लो भारत आप देखते हो, तो इसको एकदम आसान तरीके से समझना। देखो भारत है आपका, भारत में क्या होता है, एक जो संस्थान है वो क्या बनाएगा? नियमों को बनाएगा, नियम को बनाएगा। दूसरा जो संस्थान है उस नियम को लागू करेगा। ठीक है, जो तीसरा संस्थान है वो क्या करेगा? वो चेक करेगा कि भाई ये नियम सही से बने हैं या नहीं बने हैं, या फिर इसको जो फॉलो कर रहे हैं लोग कि नहीं कर रहे हैं, ये चेक करेगा। ये तीन समझ आते हैं? ये तीन ही तो है मेन हॉरिजॉन्टल में। लेजिस्लेचर नियमों को बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करेगा, और जुडिशरी क्या करेगी? उनको चेक करेगी, और जो फॉलो नहीं करते हैं उसको बात एक तरीके से देखेगी। एक तरीके से इनके ऊपर लिमिटेशन बना करके रखती है जुडिशरी, न्यायपालिका, कि भाई ये गलत नियम ना बना दे। खुद ही सोचो आप कि भाई अभी सरकार किसकी है? मोदी गवर्नमेंट की सरकार है। मोदी गवर्नमेंट अपने फेवर में सारे नियम बना दे और कोई देखने वाला ना होता तो बहुत गलत हो जाएगा ना। इसीलिए तो जुडिशरी बिठा रखी है हमने, है ना। तो भले ही आप सो रहे हो या जाग रहे हो, भले ही आप सत्ता में नहीं हो, लेकिन आप ये मान करके चलो भाई कि पूरी की पूरी जो हमें स्वतंत्रता मिल रही है वो जुडिशरी की वजह से मिल रही है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल की हम बात करें तो इसमें क्या करते हैं हम? देश में अलग अलग टाइप की सरकार बना देते हैं। जैसे कि वहां पर बताया था ना, फेडरल बताई थी, फिर रीजनल बताई थी। सेम उसी तरीके से एक होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि पूरा का पूरा एक देश संभालती है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है भाई, उसका काम होता है देश के जो भीतर वाले जो स्टेट हैं उनको संभालना। और एक जो होती है लोकल गवर्नमेंट, वो क्या करती है? स्टेट के भीतर जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, क्या होते हैं भाई? डिस्ट्रिक्ट, उनको संभालना। एग्जांपल के लिए भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन? मोदी गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में कौन? आप जिस भी राज्य के हैं, आपके यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो स्टेट गवर्नमेंट हो गया। मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली हालांकि केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सीएम होते हैं, उसका एक अलग नियम है, वो आप बड़े जब होंगे तब मैं आपको बता दूंगा।
तो दिल्ली जो आपका है वो स्टेट तो नहीं है लेकिन यूनियन टेरिटरी है, फिर भी यहाँ पर सीएम है। और लोकल गवर्नमेंट क्या होती है भाई, तो अगर आप भारत में आपको पता होगा, अगर आपका एरिया अर्बन में है तो वहां पर म्युनिसिपैलिटीज है, और अगर आपका एरिया रूरल है यानी कि ग्रामीण है तो वहां पर क्या है, ग्राम पंचायत है। एग्जाम्पल के लिए आपने वो गाना भी सुना होगा, गाड़ी वाला आया ऐसे करके है कुछ, मतलब कूड़े की जो गाड़ी वगैरह आती है तो वो लोकल गवर्नमेंट है आपका, समझ कहने का मतलब। ऐसे ही जो इश्यू होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट सॉल्व करती है। खैर, तो हॉरिजॉन्टल हो गया भाई आपका, एक वर्टिकल हो गया। अब बात करते हैं सोशल ग्रुप की। सोशल ग्रुप क्या होता है भाई, कि जो भी आपके यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस ग्रुप हैं या फिर लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज हैं, इनको भी थोड़ी बहुत पावर दी गई है कि भाई आप मान लो कि कम मात्रा में किसी धर्म के लोग रह रहे हैं तो उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो उनके लिए भाई हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी है भाई, कि आपको भाई अधिकार वगैरह है, जैसा कि बेल्जियम में किया। तीनों ही कम्युनिटी को क्या कर दिया, फ्रेंच वालों को, जर्मन वालों को क्या कर दिया भाई, उनको पावर दे दी भाई कि भाई ये जो लोग हैं अपने जो भी संस्कृति है, जो भी भाषा है, उसके ऊपर उनको संपूर्ण अधिकार रहेगा। तो इस तरीके से तीसरा फॉर्म कौन सा हो जाएगा आपका, सोशल ग्रुप वाला। और ये है आपका फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। चलिए अब क्या बात करते हैं भाई, अब बात करते हैं पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। इसका आंसर आई थिंक आप खुद समझ गए होंगे, इसको मेरे को बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपने श्रीलंका देखा, आपने बेल्जियम भी देखा, उन दोनों में आपने देखा कि पावर शेयर करना क्यों जरूरी था और क्यों नहीं था, वो दोनों आप समझ गए ना। तो वही तो है ये। तो पहला पॉइंट क्या बन जाएगा कि भाई पावर शेयरिंग इसलिए करो ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। क्या ना हो, कॉन्फ्लिक्ट। जो श्रीलंका में हुआ वहां पे पावर शेयर करी नहीं, मेजोरिटेरियनिज्म चला, उसकी वजह से क्या हुआ, पावर शेयर तो हुई नहीं ना, तो वहां पर क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, गृहयुद्ध चला, 26 साल तक चला। दूसरा क्या भाई, कि जब आप पावर शेयर नहीं करोगे तो उसकी वजह से आपके यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है, जितने ज्यादा लोग हैं उतने एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो, लोगों की भागीदारी बने इसमें राजनीति में, वही आपका डेमोक्रेसी है। तो पावर शेयर करना भी क्या होता है आपका, एक प्रमोट डेमोक्रेसी ही तो होता है कि पावर शेयर जब आप करते हो, अलग अलग हिस्सों को आप पावर दे रहे हो, तो आप लोगों को पावर दे रहे हो, और जब आप लोगों को पावर दे रहे हो इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हो। तीसरा कि इससे देश में स्टेबिलिटी बनी रहती है, देश आपका अच्छे तरीके से चल रहा होता है, देश का विकास बढ़िया तरीके से चल रहा होता है, क्योंकि देश झगड़ों में नहीं पड़ता ना भाई, बाकी चीजों में पड़ता है। तो एक ही होता है। एग्जाम्पल के लिए भाई शेख हसीना है, यहाँ पर शेख हसीना की सरकार को बांग्लादेश में क्या हुआ आप सभी को पता है ना, और वहां पर यहाँ पर गृहयुद्ध वाली स्थिति आ गई थी। सेम पाकिस्तान में भी यही होता रहता है, यहाँ के जो भी पीएम वगैरह बनते हैं उनको हटा दिया जाता है, वहां पर मिलिट्री आ जाती है। तो यहाँ पर पावर शेयर नहीं हो रहा है, और पावर शेयर नहीं होता है तो गृहयुद्ध की स्थिति आ जाती है। तो यही था आपका एग्जाम्पल। खैर, आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा पूरा का पूरा चैप्टर। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा क्या दिक्कत आ रही है। खैर चलिए अब बात करते हैं PYQs की। ठीक है भाई, PYQs क्या है देखिए, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो एज असर्शन एंड रीजन एंड रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमारे पास दो हैं, एक असर्शन दे रखा है और एक रीजन। असर्शन क्या कह रहा है भाई, श्रीलंका अडॉप्टेड तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। क्या भाई श्रीलंका ने तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट कहा था? तो नहीं कहा था, है ना भाई। तो ये तो हो गया आपका रॉन्ग, असर्शन हो गया गलत। दूसरा क्या कह रहा है भाई, द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म मेजर। ये बिल्कुल सही है भाई। तो असर्शन सही है, सॉरी असर्शन गलत है, रीजन सही है। अब इसमें कौन कौन सा भाई, असर्शन सही और रीजन गलत? असर्शन सही और रीजन इज गलत, ये रहा आपका। और एक है आपका असर्शन इज गलत और रीजन इज ट्रू, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, असर्शन हमारा गलत था, यानी कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो रीजन इज ट्रू, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, बढ़िया। या फिर इसमें हम दूसरा भी देख सकते हैं भाई, इसमें क्या है आपका कि बोथ ए और आर ट्रू है, जबकि ये तो ऐसा है नहीं। क्या बोथ ए और आर ट्रू है? ये भी ऐसा नहीं है, तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर डी पे गए। एक और बात आप ध्यान रखना कि जब आप असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें सारे के सारे ऑप्शन पढ़ना। यहां पर क्या हुआ, यहां पर पहला सेंटेंस गलत है और दूसरा सही है, ठीक है, इसीलिए मैंने ऑप्शन नंबर डी क्लिक किया, क्योंकि पहला वाला ये गलत बोल रहा है और दूसरा वाला सही बता रहा है। ठीक है, चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या क्वेश्चन है भाई आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन बेल्जियम मॉडल। तो कौन से एलिमेंट को बेल्जियम मॉडल में नहीं शामिल किया गया था, वो पूछ रहा है ये। तो देखो भाई, डच और फ्रेंच जो है उनको मिनिस्टर को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता गवर्नमेंट में, तो बिल्कुल सही है। एक और बात, नॉट पूछ रही है, ध्यान रखना, नॉट। एमसीक्यू क्वेश्चन में हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़े, तो यहाँ पर नॉट पूछ रहा है, जो गलत है उसको हमें टिक करना है। तो पहला वाला तो सही है। दूसरा क्या है, मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई है। तीसरा क्या है,
ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि डच को भी और फ्रेंच को भी दोनों को 50-50% मिनिस्ट्री दी गई थी। डी क्या कह रहा है भाई, देयर इज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट विच हैज स्पेशल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही नहीं ना, उनको तो कल्चर पर, एजुकेशन पर, लिंग्विस्टिक मैटर पर पावर दी गई है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला क्या है, ये भी असर्शन रीजन ही है। क्या पूछ रहा असर्शन क्या भाई, कि मेजॉरिटी कम्युनिटी इज डोमिनेट इन अ फ्यू डेमोक्रेटिक स्टेट्स। ये सही है, कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं, फिर स्टेट का मतलब यहाँ पर देश समझना है आपको, कि कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर मेजॉरिटी जो पॉलिटिक्स होती है वो डोमिनेट करती है देशों को, ठीक है। दूसरा क्या है, मेजॉरिटी डोमिनेट का मतलब होता है भाई कि जिस भी देश में ज्यादा मात्रा में जो लोग होते हैं ना वो वही सत्ता को चला रहे होते हैं, तो कुछ देशों में ऐसा देखा जाता है। पहली बात तो इसलिए असर्शन आपका सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि डोमिनेंस कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। ये थोड़ा सा गलत हो सकता है भाई, क्योंकि अगर मानो श्रीलंका है, श्रीलंका ने क्या अपनाया था, मेजोरिटी वाला ही तो अपनाया था, तो क्या उस देश में यूनिटी बनी रही? बिल्कुल भी नहीं बनी रही, तो वो तो गलत हो गया ना आपका, ठीक है। तो इसका क्या होगा बताओ, चलो इसका आप लोग खुद बताना। ए से लेके डी तक का ऑप्शन है, मैंने अभी बता दिया आपको कि ए इसका सही है और आर जो है वो क्या है, गलत है। अगला चलते हैं, अगला क्या पूछ रहा भाई, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो एज असर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है भाई, द डिस्ट्रस्ट बिटवीन सिंघालास एंड तमिल कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि श्रीलंका जो सिंघली थे और जो तमिल कम्युनिटी थे उनके बीच ही क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। तो ये वाला तो ऑप्शन हो गया आपका ठीक है, यानी कि असर्शन आपका सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, 1956 एक्ट रिकॉग्नाइज सिंघाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ये भी बिल्कुल ठीक है भाई, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो यहां पर आपको समझ आ गया कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन एक बात यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर क्या कह रहा है कि इनके बीच में संघर्ष हुआ, और ये क्या कह रहा है आपका भाई कि इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई। तो ये सही है और ये भी सही है, बोथ करेक्ट तो हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। व्याख्या करने का मतलब होता है कि उसी से जुड़ा हुआ नहीं है ये, ठीक है। इसीलिए असर्शन भी सही हो और रीजन भी सही हो, बट रीजन जब एक्सप्लेन ना करे असर्शन को तो वो क्या होगा, वो दूसरा वाला आपको करेक्ट टिक करना पड़ेगा, जैसे कि ए और आर करेक्ट हैं लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन नंबर बी, ओके। क्योंकि ए और आर तो दोनों सही बताया मैंने आपको, लेकिन जो आर है वो इससे मिलता जुलता नहीं है, इसीलिए यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, बी होगा। चलिए अगला सवाल क्या है भाई आपका, अगला वही सवाल है जो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जब ये क्वेश्चन आएगा कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका, यहां पर कास्ट ग्रुप पूछा है, और इसको जब आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखोगे ना जिन्होंने सॉल्व करा रखा है, उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर रखी है भाई कि वो कास्ट ग्रुप को रिलीजन से कर देते हैं और उसका आंसर वो बुद्धिस्ट और हिंदू बताते हैं। और यही मैं आपको समझा रहा था कि जब वो कास्ट पूछेगा तो आपको सिंहली बताना है और तमिल बताना है, जब वो रिलीजन पूछेगा तो आपको बुद्धिस्ट बताना है और हिंदू बताना है। तो आप बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कास्ट ग्रुप ऑफ श्रीलंका। तो मेजर कास्ट ग्रुप पूछा है ना आपसे भाई, तो इसमें आप क्या करोगे, जो सिंहली है और जो तमिल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो ये वाला मैं बता रहा हूं आपको, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे लोगों ने इसको गलत करा रखा है कि वो बुद्धिज्म को और हिंदू को ही मतलब कास्ट समझ लेते हैं, बट ये कास्ट थोड़ी है भाई, ये तो रिलीजन हो जाएगा आपका। तो रिलीजन जब आपसे पूछेगा तो आपको ये टिक करना है, बट व्हेनेवर वो कास्ट के बारे में पूछे आपसे तो सिंहली और तमिल। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कास्ट ग्रुप श्रीलंका, तो सिंहली थे और कौन थे, तमिल्स थे। चलिए अब बात करते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर शेयर्ड इन द कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ द बेल्जियम किस देश में हुआ था ऐसा करके, सॉरी इन चारों में से कौन सा था आपका, डिफरेंट सोशल ग्रुप, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो भाई ये चारों में से कौन सा ग्रुप था, फिर कौन सी गवर्नमेंट थी जिसके जरिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी भाई, तो वो था आपका बेल्जियम। बेल्जियम में कितने ग्रुप थे, तीन सोशल ग्रुप थे, सोशल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में यहां पर पावर को शेयर किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहां पर कुछ क्वेश्चन है जो कि आप खुद समझ जाएंगे, जैसे कि यहां पर क्या है, 59% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम लिव इन रीजन। तो 59% में कौन थे, आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा, आंसर मैं नहीं बता रहा भाई। दूसरा, स्टेट एनी वन स्टेप टेकन इन बेल्जियम टू रूल आउट द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चर डाइवर्सिटी। सिर्फ एक तरीका बताना है आपको, जबकि मैंने तो आपको 3-4 बताए ना, कोई भी एक बता सकते हैं जिसके जरिए बेल्जियम की सरकार ने पावर को शेयर किया। अगला क्या पूछ रहा भाई, द बेल्जियम मॉडल ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट वर्कड वेल बिकॉज। अब भाई जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो बढ़िया से काम क्यों कर रही है, क्यों कर रही है भाई, क्योंकि उनको जो पावर दी गई
कौन कौन सी दी गई थी? शिक्षा की, बिल्कुल, और कौन सी दी गई थी? शिक्षा की, और 3 थी ना, कहाँ गया? हाँ, शिक्षा, कल्चर और एक हो जाएगा आपका लिंग्विस्टिक मैटर, ये 3 दी गई थी और इसीलिए तो वहां पे ये बढ़िया तरीके से काम कर रही है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 10th कि व्हाई वाज देयर एन अक्यूट प्रॉब्लम इन ब्रसेल्स ड्यूरिंग 1950 और 1960 बिटवीन द टू कम्युनिटीज। यहां पर जो 2 कम्युनिटी है कौन कौन सी है? एक तो डच और एक आपका फ्रेंच, इनके बीच में टेंशंस थी 1950 और 1960 के दशक में। तो वही बताया था मैंने रिसोर्सेज को लेकर के, और जो अमीर गरीब वहां पे बढ़ रहे थे कि जो ज्यादा मात्रा में वो अमीर होते जा रहे हैं भाई, हम कम मात्रा में वो गरीब होते जा रहे हैं, फिर वो कैपिटल में ऐसा उल्टा हो जा रहा है एक तरीके से, तो इसको लेकर के यहाँ पर दिक्कत थी। तो ये भी आप कर लेंगे खुद से ही। अगला क्या है? एक्सप्लेन द मेजर रेपरक्यूजन ऑफ पासिंग सिंहाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका इन 1956। तो 1956 में ओनली सिंहाला एट अभी बताया था मैंने आपको, उसके ऊपर सवाल पूछा हुआ है, तो वही आपको बताना है कौन कौन सी चीजें हुई थी। अगला क्या है भाई कि हाउ एंड व्हेन वाज सिंहाला रिकॉग्नाइज्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। तो ये कब हुआ था भाई? 1956 में ही तो हुआ था ना, जो वो लोग एक्ट लेकर गए थे। अगला क्या है? विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द फीलिंग ऑफ अलाइनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। तो श्रीलंकन तमिल के बीच में वो जो अलगाववाद की जो बात आई थी कि भाई हम इस देश में नहीं रहेंगे, वो किस वजह से आई थी? तो जो सिंगलियों ने किया कि भाई बुद्धिज्म को आगे बढ़ाया, अपनी भाषा को आगे बढ़ाया, वही तो कारण थे, है ना भाई। उनको जॉब्स नहीं दी, उनको सरकार में हिस्सा नहीं दिया, इसको लेकर के तमिल्स के बीच में थोड़ा सा ऐसी बात आई कि भाई हमें इनसे अलग होना है। 14th क्वेश्चन क्या है भाई? विच टाइप ऑफ पावर डज कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम एंजॉय। ठीक है भाई, विच टाइप ऑफ पावर डज कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो उनको कौन कौन सी पावर मिली है कम्युनिटी गवर्नमेंट को? वही कल्चर वाली जो 3 नहीं बताई थी ना, सेम वही क्वेश्चन है फिर से ये। अगला क्या है आपका? स्टेट एनी 2 मेजर अडॉप्टेड बाय श्रीलंका इन 1956। फिर से 1956 पे क्वेश्चन। तो आपने क्या देखा? जो हमने पढ़ा भाई उसी के ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है। और ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने अपने मन से लिए हों, बट मैं आपसे इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप जाइए पिछले पेपर उठाइए, और अगर टॉपिक से बाहर 1-2 क्वेश्चन आ गए हैं, हो सकता है भाई एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं बाहर से, बट वही मैंने आपको कवर करा ही दिया है। बट मेजरली अगर आप देखोगे तो सारा का सारा इस पे कवर हो गया। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और एक बात कभी मत भूलिएगा कि जो हमने मिशन स्टार्ट किया है, मिशन 2025, ये आज से स्टार्ट तो हो रहा है, और ये खत्म कब होगा? ये सीधा खत्म होगा भाई सीधा आपके एग्जाम वाले दिन। तब तक मैं आपके साथ बना रहा हूं और आप भी मेरे साथ बने रहें। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप मुझे कमेंट में, टेलीग्राम में, कहीं भी पूछ सकते हैं। और बस इतना ही, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।